हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित परिठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे ही आईटीआर का दौर खत्म हुआ, हमने एज अ एक्सपीरियंस जो होते हैं फॉर द टाइम बिंग, उसको आपके साथ साझा किया, आपके साथ बांटा कि यार इस तरीके से जो है काफी ज्यादा हेल्प मिली हमें इनकम टैक्स की फीस को टाइमली जो है लेने में। बहुत ज्यादा हेल्प मिली इस बार और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, तो एक सिस्टमैटिक जो है होने लगा। और उसकी जो एसओपी हमने बनाई वो भी एक अलग वीडियो में हमने कवर करी, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से हमने एसओपी में टाइम लगाया, एसओपी बनाई, लेकिन उस एसओपी को जब हमने ऑप्ट किया, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जब हमने ऑप्ट किया, उसको जब हमने प्रोसेस में डाला, तो हमारी रिटर्न्स जो है बहुत स्मूथली जो है होती गई, बहुत स्मूथली होती गई। और हमने 10 दिन के अंदर ही हमने 100+ जो है अपनी आईटीआर कंपाइल कर दी, बहुत अच्छे तरीके से हो गई। तो हमें इस सारे एक्सपीरियंस जो है ना आपस में शेयर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, प्लीज आपने अगर नहीं देखी तो जरूर देखना। उसमें हमने कैसे कम टाइम में कैसे एनालाइज किया उसमें, और इनकम टैक्स के उससे हम आगे कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन करी है। साथ ही साथ हमने और मुद्दों पे बात करी, एक अलग से वीडियो बनाई उसके ऊपर कि हमें जो है क्लाइंट के माइंडसेट को कैसे स्टडी करना है, उसको हमें कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा हमारी फीस रिकवरी में। वो अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि ये कुछ वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। ये एक एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। होता क्या है ना, हमको आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो हम सबके लिए अच्छा है, ठीक है ना। अपने को सबसे अच्छा बढ़िया यही लगता है कि यार हमने हमें आपसे कुछ सीखने को मिले, आपसे हमें कुछ सीखने को मिले, हम सब जो है आपस में सीख सके यार कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और जो एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं ना, वो किताबें नहीं सिखाती, ठीक है ना। एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमें आगे के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए मैंने 31 के बारे में 31 जुलाई के बाद सोचा था कि इन मुद्दों पे जरूर जो है मैं डिस्कशन रखूंगा, अपने व्यूज जरूर शेयर करूंगा और डायरेक्ट दिल से शेयर करूंगा। और आपका जो व्यू होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। इन वीडियोस में आपका व्यूज का तहे दिल से इंतजार रहेगा। और स्पेशली मैं खुद जो है स्टडी करता हूं ऐसी वीडियोस पे जो कि लोगों ने क्या कहा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हो सकता है और व्यूअर्स को भी इससे सीखने को मिले। तो आज की इस जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम जीएसटी की फीस के रिगार्डिंग किस तरीके से काम करें कि हमारी जीएसटी की फीस जो है टाइमली जो है हमें मिल जाए एज अ प्रोफेशनल। तो जीएसटी में हमारे को कैसे मैकेनिज्म बनाना है जीएसटी में बात करें तो देखो, हो सकता है आपने आपकी मोस्टली अगर हम बात करें नॉर्मल के केस में बात करते हैं, कई केस आपके कंपोजिशन में हो सकते हैं, कई अदर देन नॉर्मल में जो रहेंगे। नॉर्मल में हो सकता है आप जो है मंथली रिटर्न कर रहे हो 3B1, हो सकता है आप क्वार्टरली कर रहे हो 3B1। तो दोनों ही केस में चाहे आप मंथली में हो चाहे आप क्वार्टरली में हो, आप देखोगे ना आपके एफर्ट ऑलमोस्ट बराबर ही लग जाते हैं। बराबर कैसे लग जाते हैं यार, आप सोचो, क्लाइंट आपको कहेगा नहीं जी क्वार्टरली, मैंने सुना है क्वार्टरली भी ऑप्ट हो सकता है, आप प्लीज क्वार्टरली कीजिए, क्वार्टरली कीजिए। वो क्यों कह रहा है कि हो सकता है कि उसके उसकी वो जो 2 महीने है ना, उसको लेट फी का फायदा हो सकता है उसको, इसलिए वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसको इवेल्युएट कीजिए, आप एज अ प्रोफेशनल इवेल्युएट कीजिए कि आपके लिए मंथली या क्वार्टरली में क्या फर्क आ रहा है। आप देखेंगे कि मंथली में आप 11 तारीख तक के लिए जीएसटीआर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर 20 तारीख को 3B के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जब जीएसटीआर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मंथली केस है मान लो, तो सारी की सारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आप बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। सारी की सारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। यही 3B के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका जो है 2B से मैचिंग वो सब, ठीक है। तो एक तो इसका जो इंपैक्ट आ गया जीएसटीआर 1 का 3B में आउटवर्ड का, उसके बाद आप 2B से मैचिंग वगैरह करके वो सब करके अपने 3B के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो पहले आप जीएसटीआर 1 के लिए प्रिपेयर हुए मंथली, फिर 3B के लिए प्रिपेयर हुए, ये कहानी चल रही है हर महीने। अब वो कहता है कि आप क्वार्टरली में आ जाओ। क्वार्टरली में जब आप 1 के लिए प्रिपेयर हो गए क्वार्टरली में, तो आपको फिर भी हर महीने आईएफएफ तो डालना पड़ रहा है ना, B2B तो डालना पड़ रहा है ना। नहीं तो वो क्लाइंट ने उस क्लाइंट ने जिसको सेल किया है वो कहेंगे यार मेरे को
भैया आप क्या कर रहे हो, मेरे को तो शो कराओ, मेरे तो 2B में आए। तो आपको फिर आईएफएफ में डाल रहे हो आप हर महीने। आपने मान लो क्वार्टरली ले लिया, आप जनवरी में आईएफएफ में डाल रहे हो, फरवरी में आईएफएफ में डाल रहे हो, फिर मार्च में जो है जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो। तो भैया आपके एफर्ट तो उतने ही आ गए। आपको तो स्पेशली करना पड़ ही रहा है ना मंथली एक्सरसाइज। मंथली एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ रही है ना, चाहे जीएसटीआर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो मंथली में, चाहे क्वार्टरली में आईएफएफ के थ्रू कहो, लेकिन मंथली एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो ना। यही बात करो क्वार्टरली 3B के अंदर, तो 3B के अंदर भी तो आपको मंथली एक्सरसाइज ही करनी पड़ रही है, क्योंकि QRMP क्वार्टरली रिटर्न हुई है, पेमेंट तो मंथली ही है। पेमेंट तो मंथली है ना, आपको पेमेंट के लिए तो इवेल्युएट कर ही रहे हो ना आप कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखिए आपको आपके एफर्ट जो है उसी तरीके से है। आप क्लाइंट को कहिए कि भैया आप मंथली कराओ, आप क्वार्टरली कराओ, फीस यही है, वो अपने आप कहेगा ठीक है भाई मंथली कर ले। जब क्लाइंट को फीस आप सेम कोट करोगे तो आप उसको फर्क नहीं पड़ेगा फिर आप मंथली फाइल कर रहे हो या वो फाइल कर रहे हो, वो कहेगा भैया टाइमली कर देना ताकि मेरी लेट फी ना लगे। उसको तो लेट फी का डर है सिर्फ, उसको तो पता है टैक्स तो देना ही है हर महीने, उसको तो पता है ना टैक्स तो हर महीने देना ही है, चाहे हम मंथली में जाए चाहे वो क्वार्टरली में जाए, वो तो आउटफ्लो होना ही है। उसको था डर लेट फी का, उसको डर था लेट फी का, और वो आप टाइमली कंप्लाई करते रहो तो आपके लिए अच्छा है। तो आप हर एक को मंथली मतलब एज अ सजेशन अपने हमारे उसके हिसाब से हमें तो यही सही लगता है कि आप मंथली ही रखिए, ठीक है। अगर कोई क्वार्टरली कहता है आप फीस उस हिसाब से सेम ही, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट आपके एफर्ट सेम लग रहे हैं, तो आप सेम फीस आपकी चार्ज करनी बनती है, और चार्ज करनी आप सेम फीस अगर कोट करोगे दोनों केस में, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में क्या रहेगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसी एक्सेप्शन है अलग, मान लो आपके सिर्फ B2C सेल है, B2C सेल है, ठीक है ना, B2B वाली सेल ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कुछ केसेस में आपको फर्क मिल सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें कि नॉर्मल केसेस में कैसे रहता है, तो नॉर्मल केसेस में आपके लिए दोनों जो है, चाहे आप मंथली में 3B1 फाइल करो, चाहे आप क्वार्टरली में 3B1 फाइल करो, आपके लिए केस ऑलमोस्ट बराबर। आपके एफर्ट एज अ प्रोफेशनल, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आप एडवोकेट है, चाहे आप अकाउंटेंट है, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है ना, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपके एफर्ट उस जीएसटी रिटर्न के लिए उसी वे में लग रहे हैं। तो उस वे में मेरे हिसाब से हमें ये बेटर लगता है कि आपको जो है सेम फीस कोट करनी चाहिए, और सेम फीस आप कोट कर रहे हो तो वो कहेगा यार जैसे ठीक लग रहा है, बस लेट फी का ध्यान रखना, लेट फी ना लगे, ठीक है ना। तो उसको उस हिसाब से। अब बात रही इसकी इनवॉइसिंग की, एज अ प्रोफेशनल तो हमें फीस चार्ज करनी है ना, मैकेनिज्म हमने बता दिया, वो कहता है ठीक है जी आप मंथली जो है ये फीस तय हो गई, फाइनल हो गई आपकी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 5,000 आपकी मंथली फीस तय हो गई। अब आप हर महीने अगर इनवॉइस रेज करोगे, उसमें भी टाइम लग रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ पैरामीटर तो बनाने पड़ेंगे। आपकी क्लाइंट लिस्ट है, ठीक है, उस क्लाइंट लिस्ट में मान लो 50 क्लाइंट है, तो 50 क्लाइंट के हर महीने इनवॉइस रेज करोगे, उसमें भी आपका बहुत टाइम खराब होएगा। तो उसका भी एक पैरामीटर बना लो आप, उसका भी एक पैरामीटर बनाओ कि इतने, चाहे 2 महीने में, चाहे आप क्वार्टरली जो है इनवॉइस रेज कर रहे हैं, तो हर एक का सेम पैटर्न रखिए कि हम आपको जी इस हिसाब से जो है इनवॉइस रेज करेंगे, और उसमें नीचे डाल दो कि इतने जो है विद इन दिस मच ऑफ डेट प्लीज आप पेमेंट करा दीजिए, ठीक है ना। उस तरीके से वहां पे कंडीशन डाल के आप पूरा फ्रेमवर्क बना दीजिए कि इतने टाइम में जो है उसके पेमेंट करा दीजिए, सारे क्लॉजेस वगैरह डाल के अपना इनवॉइस इशू कीजिए, ताकि आपके एफर्ट भी जो है क्वार्टरली लग रहे हो और पेमेंट भी जो है टाइमली आती रहे। उस पेमेंट को डिले नहीं करना। हमने एक वीडियो में अलग से बात करी थी ना, माइंडसेट, अपने क्लाइंट का माइंडसेट जानने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखने का, उसको बहुत उसमें फायदा होगा। उसमें हमने 5 भागों में जो है क्लाइंट को बांटा है, कैटेगरी 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी में बांटा है अपने क्लाइंट्स को, और उस पांचों कैटेगरी में हमें अपने क्लाइंट को डालना है, और हमें उसके हिसाब से इवेल्युएट करना है कि आगे हमें कौन से क्लाइंट में कितना, किस तरीके से हमें कैसे लेके चलना है। कैटेगरी 1 के क्लाइंट को हमें कैसे लेके चलना है, 2 को कैसे लेके चलना है, 3 को कैसे लेके चलना है, या फिर कैटेगरी 4 और 5 में जो फॉल कर रहे हैं उनको कैसे लेके फॉलो कैसे चलना है। उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऐसे ही हम इनवॉइसिंग के लिए भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हमारा इनवॉइसिंग पैटर्न जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि हम अगर हर महीने करेंगे तो हम एज अ प्रोफेशनल अपना टाइम भी तो लगा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
हमें ज्यादा डिले भी नहीं करना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ क्लाइंट, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट कितने हैं, उनकी फीस की वैल्यू कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, मान लो फीस कोई हैवी हैवी फीस आ रही है उसकी, तो उसका यार उसके हिसाब से आप चाहे मंथली जो है 2 महीने का इनवॉइस रेज कर दो। ठीक है ना, क्योंकि आप उनके लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के बाद फिर उनको क्रेडिट दे रहे हो। ठीक है ना, फिर आपके लिए जितना अमाउंट बढ़ जाता है ना, जितना अमाउंट हमारे डेटर का बढ़ जाएगा ना, उतना चांस बढ़ जाता है उसके बैड डेट होने का। ये देखा गया नॉर्मली जो है एज अ एक्सपीरियंस, जो लोगों को देखने को लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं, उस वजह से दिखता है कि यही लोग कहते हैं। ये तो क्योंकि हर तरीके के लोग हैं इस संसार में, अपने अपने व्यू शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। उस रिजल्ट को जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं कि यार आपका क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग। हमारे को ये सुनने में आ रहा है, हमारे ये एक्सपीरियंसेस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ये चीजें जो है आपस में शेयर इसलिए करते हैं यार। और अगर आप कमेंट नहीं कर रहे ना, तो कहीं ना कहीं यार देखो गलत है। एज अ प्रोफेशनल आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है, आप अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट ऐसा देख रहे हो, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे, तो गलत कर रहे हो ना यार। उस नॉलेज को आप अपने, वो जो एक्सपीरियंस है उसको अपने तक रख रहे हो, गलत कर रहे हो ना यार। गलत है ना वो चीज। आप शेयर कीजिए ना यार, आपका कमेंट जो है, जो और लोग पढ़ेंगे, और भी लोग सीखेंगे ना यार, कुछ ना कुछ हम भी सीखेंगे। तो सब मिलके सीखेंगे, क्या दिक्कत है। पता लगेगा ना यार, हो सकता है वो मेरे काम आ जाए, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, किसी के फायदा ही देगा वो, किसी का नुकसान नहीं देगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की वीडियोस में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है उसमें बताइए एग्री यार, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ नहीं, मेरा ये व्यू नहीं है, मेरा कुछ और व्यू है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम सबको पता लगेगा ना यार नई नई चीजें। तो प्लीज, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हम सब जैसा रिएक्ट करेंगे ना, वैसा ही बाहर के वर्ड में जो है दिखेगा। आज डॉक्टर के पास कोई जाता है तो उसको पहले ही पता होता है ना कि डॉक्टर को पास जाना है तो पैसे पहले देने पड़ेंगे काउंटर में, पहले पेमेंट देंगे, फिर रिसीट मिलेगी, फिर जाके वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। क्यों ऐसा होता है? हमारे उसमें क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हमने ऐसा छाप छोड़ दी है, हमने ऐसी छाप छोड़ दी है। वो भी प्रोफेशनल है, हम भी प्रोफेशनल है, वहां नहीं होता, यहां क्यों नहीं देखने को मिलता ऐसा? जैसा दिखाएंगे, जैसा बनाएंगे, जैसा हम लोग शेयर करेंगे, वैसा ही होगा यार। ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस तरीके से अपनी इनवॉइसिंग मेथोडोलॉजी को भी चेंज कीजिए। जैसा भी आपको इस तरीके से मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, ठीक है ना, 2 महीने में डिपेंडिंग, क्योंकि अलग अलग सिनेरियो हमने डिस्कस करे, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट की वो बड़ा क्लाइंट है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, बड़े क्लाइंट पे आप अलग से इनवॉइस बना सकते हो, मंथली भी जा सकते हो, ये है और है ना। मान लो छोटे छोटे हैं तो उनको क्वार्टरली मोड में भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर आपका रिड्यूस हो गया, वहां पे रिस्क फैक्टर बेड डेट का बढ़ जाएगा, तो आपको जल्दी इनवॉइसिंग करनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसको हमें अपने हिसाब से जो है इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपने अपनी इस एसओपी बनाई होगी, ठीक है, मैंने अपनी बना रखी है कि इस क्लाइंट के इस तरीके से हमें रेजिंग करनी है इनवॉइस, इतना क्रेडिट वो देना है इसको, क्योंकि इसका वो थोड़ा डाउटफुल है, इसको कम क्रेडिट पीरियड देना है। ठीक है ना, इसको फॉलो अप करना पड़ता है ज्यादा, फिर इसको इसको इस तरीके से डील आउट करना है। तो ये सारे अलग अलग आपको भी एक्सपीरियंस मिले होंगे, वही 5 तरीके के क्लाइंट आपको भी दिखे होंगे, हमें भी दिखते हैं, आज भी दिखते हैं, कल भी दिखते आएंगे। तो इन सब चीजों से हमें आपस में जो सीख रहे हैं उसको शेयर जरूर करना है। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।